हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है? लॉकडाउन में तो बहुत बोर हो रहे होंगे, तो हम आपको बोर होने नहीं देंगे। अब आपको पढ़ाएंगे। नहीं, ये तो मजाक की बात हो गई। तो मैं देखिए आपके लिए पिछले लेसन में मैंने डाउट आपके क्लियर कर दिए थे, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे। और अब नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सबको पता है कि रेस्पिरेशन में सांस लेना। अब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, और दूसरी बात, हम सांस की हमारे को जरूरत क्यों पड़ती है। तो सांस लेने से क्या होता है, जरूरत सबसे पहली बात तो क्या है, सांस हम लेते क्यों हैं। तो सांस लेने के सब बच्चे बोले हैं कि हमारे को ऑक्सीजन की नीड होती है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए हम सांस लेते हैं। तो ठीक ही बोल रहे हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हमें सांस लेना पड़ता है। तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है कि हमने जो खाना खाया आफ्टर डाइजेशन, जब वो पूरे बॉडी के एक एक सेल में एसिमिलेट हो गया, देन वहां पे क्या होता है कि उस फूड का बर्निंग होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी को आफ्टर द रेस्पिरेशन हमारे को बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी को इसीलिए जरूरत है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अल्टीमेटली आखिर है क्या, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस बिटवीन देयर बॉडी सेल एंड द एनवायरमेंट। बॉडी सेल और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये इसका एग्जांपल है एवरीथिंग, प्रोकैरियोट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, एवरीबॉडी रेस्पायर्स। अब थ्री एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन है। जब रेस्पिरेशन होता है तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है, जिसमें हम इनहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। कैसे होता है इनहेल और एक्सहेल? डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम जब नीचे खींचता है तो हम इनहेल करते हैं, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है तो हम इनहेल करते हैं ऑटोमेटिकली। और डायफ्राम जब ऊपर को जाता है तो एक्सहेल करते हैं, क्योंकि चेस्ट कैविटी जब ऊपर जाता है तो चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है, तो जो उसके अंदर का एयर है उसको बाहर निकलना होता है। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब हमने इनहेल कर लिया, अब वो कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन द लंग्स के जो सेल्स में और जो फ्लूइड है उसमें, उसके बीच में। तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब तीसरा है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो इंटरनल, जो सेल के अंदर हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कन्वर्टिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसा कौन सा है जिसमें एनर्जी स्टोर है, तो वो हमारा फूड है। वो डाइजेस्ट हो गया, एमिनो एसिड्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं जो इन चीज़ों में स्टोर्ड है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ग्लूकोज को तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर नहीं सकते, जब तक ग्लूकोज रेस्पिरेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक ये एनर्जी एटीपी रिलीज नहीं होगी। तो हम ग्लूकोज हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, जो हमारा बॉडी यूज कर सकता है, और कोई फॉर्म में हमारा बॉडी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। इट इज ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
अभी तक आपने छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ लिया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो ऑक्सीजन लेता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2, ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पे होता है, इट इज डन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे कि नाम बता रहा है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है, तब हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन को एक बार फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ देखिए, ये नॉस्ट्रिल से एयर लंग में आया, लंग से ये एल्वियोली में आया, ये है एल्वियोली। अब एल्वियोली में आ तो क्या, ये पूरे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भर गई ऑक्सीजन, इसमें ज़्यादा है इस एयर में। और क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें इट इज ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड। ब्लड कैपिलरीज में कैसा ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, डिप्लीटेड मीन्स कम। तो ऑक्सीजन रिच एयर इधर आई इस सैक में। अब क्या हुआ यहाँ पे, और इस वॉल में एपिथेलियम है लंग का, वहां पे डिफ्यूज हुआ। अब डिफ्यूजन हुआ तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जा करके यहाँ पे मिल गया। और यहाँ जो जिसमें ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आकर के ये लंग में CO2 आ गया। इस एल्वेओलर सैक में CO2 वापिस आ गया। तो ये 2 वे प्रोसेस है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोली में पहुंच गया। अब जब हम एक्सेल करेंगे तो ये सारा का सारा CO2 हमारे नाक से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ये मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्राइंग बना दिया है। नॉस्ट्रिल से हमने सांस लिया, एक एक करके हम देखते जाते हैं। नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, एक एक को अभी भी देखेंगे। विंड पाइप के बाद ब्रोंकियोल, ये है एयर सैक, ये है डायफ्राम, और इसके बाद में रिब्स मैंने नहीं बनाया है, रिब्स आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब एक एक करके हम यहाँ से पढ़ते हैं। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से जब हम इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रिल एज वेल एज विंड पाइप, तो ये क्या होता है, नॉस्ट्रिल में हमारे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और थोड़ा म्यूकस भी होता है। तो उसका फंक्शन क्या है हेयर और म्यूकस का, कि जो हमारे नाक से, जो नॉस्ट्रिल से जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं, उनको वो वहीं पे रोक लेता है, म्यूकस एज वेल एज हेयर। तो यही सिस्टम, ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं एयर जो हमारे अंदर जा रही है वो फिल्टर होके जा रही है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गया एयर का, नॉस्ट्रिल एज वेल एज म्यूकस। नॉस्ट्रिल से गया यहाँ पे एयर, अब एयर आएगा सीधा लंग्स में। लेकिन हम यहाँ विंड पाइप में कुछ देख रहे हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? बताइए क्या फंक्शन है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्टिलेज के रिंग्स हैं, जो विंड पाइप में चारों तरफ से लगे रहते हैं, तो ये क्या करता है कि एक्सेस एयर हम अंदर लेते हैं या हम जब बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो हमारा जो पाइप का जो शेप है, पाइप का जो हमारा थिकनेस है, उसको एग्जैक्टली मेंटेन रखता है। अदरवाइज क्या होगा कि या तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी या एकदम से कोलैप्स हो जाएगी, तो हम सांस लेने और छोड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये कार्टिलेज क्या करता है, विंड पाइप की शेप को इंटैक्ट रखता है। नाउ कम्स ट्रैकिया, और फिर इसका डिवीजन हुआ ब्रोंकिया। बहुत छोटे छोटे आ गए ब्रोंक्यूल्स, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सैक के छोटे छोटे एल्वियोलीज हैं, जिनको हम एयर सैक भी बोलते हैं। यहाँ पे है डायफ्राम। जब हम डायफ्राम नीचे को आता है तो हम इनहेल करते हैं,
और जब ये डायफ्राम ऊपर को जाता है तो हम एक्सेल करते हैं। एयर सैक को बड़ा सा बना करके दिखा दिया था कि उसमें एयर किस तरह से अंदर आती है, कैसे उसकी कैपिलरी में ले जा करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। 2 वे प्रोसेस है, ऑक्सीजन का ब्लड में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से एयर ये एल्वियोली में एयर सैक में आना। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज डन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे आ रहा है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस एक नया वर्ड है। ग्लाइकोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन, ये यहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हुआ इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और प्लस एनर्जी। अब पायरुवेट का ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे को मिला, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो पायरुवेट को ब्रेक डाउन हुआ तो मिला CO2 प्लस वाटर प्लस 36 ATP। अब ATP इज अ एनर्जी करेंसी, ATP इज एनर्जी करेंसी। अभी हमने एनर्जी करेंसी पढ़ी कि 36 ATP निकलता है, उस इक्वेशन में हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स 38 ATP प्रोड्यूस होता है, बल्कि ज़्यादा, एंड यूकैरियोट्स में 36 ATP प्रोड्यूस होता है। 2 ATP कहाँ गया? तो वो 2 ATP कहाँ यूज हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ NADH टू माइटोकॉन्ड्रिया। इस ट्रांसफर में 2 ATP यूज हो जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें भी वही होगा, ग्लूकोज अंडरगोस ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट, पायरुवेट को मिला वेरी लो ऑक्सीजन, वेरी लो ऑक्सीजन, तो क्या हुआ? अल्कोहल में इथेनॉल में बदल गया और CO2 निकला। अब ये इथेनॉल और CO2 इसका एक बहुत बड़ा अच्छा यूजेस है। इसका यूजेस क्या है? ईस्ट अगर हम डाल देते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और फर्मेंटेड फूड आइटम, जैसे हम इसके यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन फर्मेंटेड फूड आइटम, जैसे हो गया ढोकला, इडली। उसके बाद है बेकिंग, बेकरी, बेकरी में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने में यूज होता है। 3 तरह के रेस्पिरेशन हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और 2 हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक में तो है बिल्कुल ही कम, जो मैंने अभी आपको फर्मेंटेशन की बात बताई थी कि बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो फर्मेंट होगा, उसका इक्वेशन मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी। और दूसरे में कि कम तो है लेकिन बिल्कुल कम नहीं है, थोड़ा कम है, तो लेस ऑक्सीजन में ग्लूकोज अगेन ग्लाइकोलिसिस होगा यहाँ पे, तो पायरुवेट बना, ATP निकल रहा है। अब लेस ऑक्सीजन इसको मिला तो लैक्टेट बना, जो मसल सेल्स में जमा हो जाता है। फाइनली लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब हम हाई एक्सरसाइज करते हैं, एकदम से हाई एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के सेल्स में जमा हो जाता है और क्या करता है? वो मसल्स की जो एसिडिटी है उसको बढ़ा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है? क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। अभी नहीं करे लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा काम करने लगे तो पूरा हाथ पैर सब दुखने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ गई। उसका क्योर है कि जब कहते हैं कि अरे मसाज कर दो, तो लाओ मसाज कर देते हैं, अरे गर्म पानी से नहा लो, तो क्या होता है? मसाज करने से क्या होता है? हमारे बॉडी के सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही रिस्टोर होती है तो वो जो पायरुवेट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाता है और हमारे को क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है। इतनी देर से हम रेस्पिरेशन में ATP बोल रहे थे, तो ये ATP है क्या? पहले तो इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन
ट्राईफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। अब एटीपी बनता कैसे है? तो एडीपी, यहाँ हमने बोला था ट्राईफॉस्फेट, अब यहाँ पे बोल रही हूँ मैं एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। इसमें हमने एक फॉस्फेट का बॉन्ड ऐड करना है, तो एनर्जी इसमें प्रोवाइड होगी, एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन यहाँ पे। अब एडीपी में ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है, दिस इज एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड। इस बॉन्ड के साथ एक ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो बन रहा है हमारा एटीपी। जब ये बॉन्ड टूटता है, व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड वाटर, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक फॉस्फेट बॉन्ड को टूटने पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड जो एनर्जी रिलीज हुई, तो एटीपी क्या है? इट इज़ एनर्जी करेंसी। अब ये एटीपी ही हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, हर समय हमारे को एनर्जी की नीड होती है। तो उस टाइम में ये एटीपी के ही रूप में ये एनर्जी हमारी यूज़ होती है, और कोई भी फॉर्म नहीं है। ग्लूकोज हमने, अब देखिए हम इसको ओवरव्यू करते हैं एक बार। रेस्पिरेशन, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेट हो गया, ईच एंड एवरी सेल में खाना पहुंच गया। खाना मीन्स जो भी हमने खाना खाया उसको ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड करके हमारे सारे सेल्स में पहुंच गया। अब सेल में पहुंचने से क्या होगा? उसने एनर्जी तो रिलीज की नहीं। नाउ द कम्स दिस रेस्पिरेशन। अब हमने सांस लिया, सांस लेने से क्या हुआ? ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ हमारे ब्लड में। अब ब्लड में डिफ्यूज किस तरह से हुआ? क्यों हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, सब बच्चे जानते होंगे। तो उसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज़्यादा उसकी एफिनिटी होती है। तो जैसे ही हमारे लंग्स में, एल्वियोलर सैक में एयर जाती है, तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, और एल्वियोली के वॉल्स में ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड होता है, तो वहाँ पे ट्यू वे डिफ्यूजन होता है, और जो पिगमेंट्स हैं, जो हीमोग्लोबिन है, वो तुरंत के तुरंत एयर में से ऑक्सीजन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन थ्रू ब्लड हमारे हर सेल में जा रहा है। इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन है और खाना भी है। सेल में खाना पहुंच चुका है और ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है। अब खाना होने से और ऑक्सीजन अलग अलग है, कोई फर्क कुछ नहीं होगा। तो अब नाउ कम्स द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन कर रहा है? या तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और या वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो 3 तरह के रेस्पिरेशन हमने पढ़े। उसमें हो रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है इन द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अब पाइरुवेट तक तो हर रेस्पिरेशन में पाइरुवेट तक का इक्वेशन सेम है। अब अगर पाइरुवेट के बाद ऑक्सीजन पाइरुवेट को मिल गया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट जैसे ही हुआ, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 36 एटीपी। अब जब हम पाइरुवेट तक तो सेम है, उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन बिल्कुल कम मिला, तो वो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि हमने अभी पीछे लिखा हुआ था। तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसके बहुत सारे हमारे लाइफ में यूजेस भी हैं। फर्मेंटेड फूड आइटम हम बनाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, बेकिंग में यूज़ करते हैं, बहुत सारे उसके यूजेस। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि पाइरुवेट तक तो सेम है, अगर उसके बाद उसको हम जैसे एक्सरसाइज करने लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करने लगे, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिलने से क्या होता है कि वो लैक्टेट में बदल जाता है, और वो लैक्टेट हमारे बॉडी के हर मसल्स के सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जैसे ही डिपॉजिट हुआ, उसके अंदर, सेल के अंदर का हमारा एसिडिटी बढ़ जाती है,
अब जैसे ही बड़ी एसिडिटी बढ़ गई तो हमारे बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। अब क्रैम्प्स पड़ा तो क्रैम्प्स का तो मतलब आपको पता है, दर्द होने लग जाता है सारी बॉडी में। तो लोग कहते हैं अरे मसाज कर लो। मसाज करने से क्या होगा, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का क्या मतलब है कि ब्लड के थ्रू हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी सफिशिएंट क्वांटिटी में। अब एक बार सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल गई तो फिर क्या है, लैक्टिक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाता है और फिर हमारा क्रैम्प्स तुरंत दूर हो जाता है। और उसके बाद ये 3 तरह की हमने रेस्पिरेशन देख ली। अब एक पॉइंट है कि हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो हम लंग से सांस लेते हैं, हम सांस ले सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो इतनी तेजी से वो ब्रीथ करती हैं। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि एक्वेटिक एनिमल्स इतना फास्ट क्यों ब्रीथ करते हैं। तो हम तो डायरेक्ट हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि लंग्स हैं और हम डायरेक्ट ऑक्सीजन काफ़ी अमाउंट में ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म सो मेनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। अब जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन लेती हैं वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत तेजी से, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है। इसलिए क्योंकि उनको उतने से ही ऑक्सीजन से काम चलाना है, तो वो जल्दी सांस लेते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में और सारे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म है। अर्थवर्म क्या करता है, वो अपने बॉडी को अपने स्किन से सांस लेता है और उसके स्किन को मॉइस्ट होना ज़रूरी होता है। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो अर्थवर्म मर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्किन जब उसका मॉइस्ट रहता है, वाटर जो होता है उसके थ्रू जो वो ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व है, वो ऑक्सीजन वो उसका स्किन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉकरोच को देखें, उसके बॉडी के चारों तरफ होल्स होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं। स्पाइरकल से वो सांस लेता है, पूरी बॉडी से वो सांस लेता है। 2 कॉकरोच हैं, तो ए और बी। एक का हमने सिर नीचे किया है, बॉडी पूरा ऊपर उल्टा, उसका सिर अंदर पानी के अंदर कर दिया। और बी वाला जो कॉकरोच है उसका पूरा बॉडी पानी के अंदर है और सिर ऊपर है। दोनों ए और बी कॉकरोच में से किसका क्या होगा? तो अब आप आंसर दीजिए। तो मैं बता देती हूँ कि ए कॉकरोच जो है वो तो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पूरी ऊपर है हवा में, तो जो स्पाइरेकल्स हैं उसके थ्रू एयर जा रहा है, वो सांस ले पा रहा है और सांस लेगा तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन जो कॉकरोच बी है उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर है, तो सांस ले ही नहीं पाएगा। सिर ऊपर रहने से क्या होता है, सिर से तो वो सांस लेता नहीं है, उसके कोई नोज तो है नहीं, उसके पूरे बॉडी में स्पाइरेकल्स है, तो उसके पूरे स्पाइरेकल्स में पानी भर जाएगा और कॉकरोच बी जो है वो मर जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैंने ये सारा रेस्पिरेशन भी आपको करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि हर पॉइंट्स को लेकर के आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन भी हो गया है। अब 2 चीज़ें और रह गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो अब हम अगले 2 क्लासेस और लेंगे हम, और जिसमें वो दोनों चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई आपको NCERT से जो भी इंटेक्स क्वेश्चन इसके साथ के बनते हैं वो ऑटोमेटिकली आप करेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्योंकि आप NCERT पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते, ये बहानेबाजी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि हम आज वहाँ चले गए थे, हम तो पिक्चर देखने चले गए थे, हम बर्थडे पार्टी में चले गए थे, ये बात तो है नहीं। तो अब अपना पूरा फोकस आप पढ़ाई में लगाइए, और कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें, जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लेसन मेरा अच्छा लगता है तो लाइक का बटन तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।